जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मेंडल के वसांगति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के वसांगति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेंडल के वसांगति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए अथवा मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए अथवा मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह संगत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उसके बाद जब डॉक्टर डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वान सैरमैक नामक 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए तथा उनमें से मेंडल के काम की पुष्टि हुई, तब जाकर मेंडल का सिद्धांत प्रकाश में आया। मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिक ने नियमों के रूप में प्रतिपादन किया और इसे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा गया। यह नियम निम्नलिखित है। फिर से एक बार, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह संगत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उसके बाद इनके बाद 3 और अलग वैज्ञानिक आए, डॉक्टर डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वान सैरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए। इन्हीं के जैसे इन्होंने भी प्रयोग किए तथा उनमें से मेंडल के काम की पुष्टि हुई, तब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि मेंडल के प्रयोग ठीक ठाक था। तब जाकर मेंडल का सिद्धांत प्रकाश में आया। मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिक ने नियमों के रूप में प्रतिपादन किया। इसे मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहा गया है। यह निम्नलिखित नियम है। पहला नियम, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम क्या है? जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक या जीन कहते हैं। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक या जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों में एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें से एक कारक मात्रक तथा दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे से विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा छुपा रहता है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों के एक लक्षण परिलक्षित होता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। पहले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा दूसरे को अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। दोस्तों, जो लक्षण पहले दिखाई देता उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर से एक बार, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, इन्हें कारक या जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों को एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें से एक कारक मात्रक तथा दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे से विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है तथा दूसरा छुपा रहता है।
जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण परिलक्षित होता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है। लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा दूसरे को अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। उदाहरण, शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पादपों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियमानुसार संकर या विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। इसमें प्रभावी जीन अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता। दोस्तों, पहले भी हमने लघु उत्तरीय प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि F1 पीढ़ी में जो पादप होते हैं वो अत्यधिक लंबे दिखाई देते हैं, लंबे मिलते हैं। दूसरा, लक्षणों के पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय यह लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, चाहे F1 पीढ़ी हो चाहे F2 पीढ़ी, अगर दोनों पास पास या मिश्रित हैं तो भी वे दोनों के गुण अलग अलग ही रहेंगे। F1 पीढ़ी के जितने भी पादप होंगे वे लंबे प्रकृति के होंगे और F2 पीढ़ी के जितने भी पादप होंगे सब अलग प्रकार के होंगे। फिर से एक बार, लक्षणों के पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय यह लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, मटर के पौधे के संकरण के उपर्युक्त उदाहरण में द्वितीय पीढ़ी F2 प्राप्त करने पर के लिए जब स्वपरागण कराया जाता है तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से प्राप्त होते हैं, अर्थात लंबेपन का कारक T तथा बौनेपन का कारक t शुद्ध रूप से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट F1 पीढ़ी के पादप हैं, लंबेपन का कारक उसे T और उसका जो अनुपात है 3 तथा छोटेपन बौनेपन जो t है उसका अनुपात 1, यानी कि F1 और F2 का अनुपात जो देखने को मिलता है कि 3:1 का मिलता है। तीसरा नियम, स्वतंत्र आप व्यूहन का नियम। जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात फर्स्ट लक्षण की विसंगति दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। जो पहले विसंगत की लक्षण है वह दूसरे वालों को प्रभावित नहीं कर सकती। दोनों ही अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं। ये था हमारा तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना रहे, यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए रिवीजन करते हैं। मेंडल के वसांगत के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, अथवा मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, अथवा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह संगत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उनके बाद जब डॉक्टर डी ब्रीज, कार्ल कॉर्लेंस तथा एरिक वान शेरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए तथा उनमें से मेंडल के काम की पुष्टि हुई, तब जाकर मेंडल का सिद्धांत प्रकाश में आया। मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिक नियमों के रूप में प्रतिपादन किया। इसे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा गया है। यह नियम निम्नलिखित हैं। पहला, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं।
इन्हें कारक या जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें से एक कारक मात्रक तथा दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे से विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा छिपा रहता है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण परिलक्षित हो जाता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे को अप्रभावी भी कहते हैं। उदाहरण, शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पादपों में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियमानुसार संकर तथा विषम युग्मजी लंबे पादप पौधे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रभावी जीन्स अप्रभावी जीन्स को प्रदर्शित नहीं होने देते। दूसरा, लक्षणों के पृथक्करण का नियम। जब F2 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों का पृथक्करण नियम भी कहा जाता है। इसमें से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय यह लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, मटर के पौधे के संकरण के उपर्युक्त उदाहरण में द्वितीय पीढ़ी F2 प्राप्त करने के लिए जब स्वपरागण कराया जाता है तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात लंबेपन का कारक T तथा बौनेपन का कारक t शुद्ध रूप से फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की विसंगति दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। दोस्तों, ये थे हमारे आज का विस्तृत उत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए सही समय में एकदम स्पष्ट जानकारी मिलेगी, एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाता है, सीधा टाइम फोकस पे दिया जाता है, पॉइंट पे किया जाता है। इसलिए आपको पढ़ने में यदि रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।